आज के इस YouTube सेशन में जुड़ने वाले जनपदों के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सभी अध्यापक गण, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और अन्य समस्त स्टेक होल्डर्स जो आज के इस सत्र में जुड़े हैं, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं माधव तिवारी, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा में वरिष्ठ विशेषज्ञ हूं और आज के इस आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम शारदा के संबंध में आयोजित इस YouTube सेशन का आरंभ कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है और इसके लिए विभाग द्वारा तमाम प्रयास किए जाते रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ बच्चे अब भी शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह गए हैं, इस अवसर से वंचित हैं। उन्हें चिन्हित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से द्वारा शारदा कार्यक्रम संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के जो मुख्य चरण हैं वो है, सबसे पहले हम हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन करते हैं, विद्यालयों में उनका नामांकन करते हैं। नामांकन के बाद उनका एक बेसलाइन असेसमेंट होता है। बेसलाइन असेसमेंट के आधार पे जो भी उनका लर्निंग लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से एजुकेशनल प्लान तैयार किया जाता है और फिर उन्हें रिमेडियल टीचिंग के रूप में कंडेंस्ड मटेरियल पे बेस्ड स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और उनके उम्र के जो संगत कक्षा है, आयु संगत कक्षा के बराबर उनके अधिगम स्तर को लाने का प्रयास किया जाता है और उस स्तर पर ला करके बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग कराई जाती है। बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले सालों में वर्ष 2020-21 में आप सबों के सहयोग से कोविड की विषम परिस्थिति होने के बावजूद हम सब ने एक ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया और 5 लाख से अधिक, लगभग 5.5 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन कराया और उसमें से अधिकांश का 5 लाख से अधिक बच्चों का हमने अपने विद्यालयों में दाखिला भी करा दिया है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम संचालित किया जाना है। इस वर्ष का ये हाउस होल्ड सर्वे का बच्चों का चिन्हांकन का कार्यक्रम 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। पहले चरण में 10 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का टाइमलाइन रखा गया है। हाउस होल्ड सर्वे करना है, बच्चों को चिन्हित करना है और विद्यालयों में नामांकन करना है। और उसके बाद दूसरे चरण के रूप में 15 नवंबर से 30 नवंबर तक की समय सीमा रखी गई है। इसके बावजूद भी ये आवश्यक नहीं है कि इसके बाद अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल कहीं पे मिला तो उसका विद्यालय में नामांकन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी हमारी प्रक्रिया सतत चलती रहेगी और जब भी जहां भी कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा नजर आएगा, हमारा दायित्व होगा कि हम उसे विद्यालय तक लाएं। इस कार्य में हमारे जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे अधिकतर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग ग्रामीण क्षेत्रों का अधिकांश हिस्सा विद्यालय के सेवित क्षेत्रों से कवर हो जाते हैं और विद्यालय के जो अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक या हमारे जो बीटीसी और प्राइवेट डीएलएड कॉलेज के बीटीसी प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं,
उनके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों का तो बहुत सारा कवर कर लेते हैं। मुख्य चुनौती हमारी आती है शहरी क्षेत्रों में, नगर क्षेत्रों में, जहां पे हमारे विद्यालय भी कम है, हमारे स्टाफ भी कम है। उन क्षेत्रों पे विशेष फोकस करने की जरूरत है और वहां हमें जरूरत है विभिन्न विभागों से अंतर विभागीय समन्वय का, खास करके श्रम विभाग, आईसीडीएस जैसे महत्वपूर्ण, समाज कल्याण, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, इन विभागों से के आपसी समन्वय से हमें इस लक्ष्य को पाना है और इन विभागों के साथ समन्वय हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो स्थानीय स्तर पे गैर सरकारी संगठन, एनजीओ संचालित हैं, हमारे सिविल डिफेंस है, रोटरी क्लब है, इस तरह के संगठनों के प्रतिनिधियों को और उनके वॉलंटियर्स को भी इसके साथ जोड़ना है हमें, और इसके लिए बेहतर तरीके से एक रणनीति बना करके, एक प्लानिंग करके इस काम को करना है। शहरी क्षेत्र के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं शहरों में जो कि बिल्कुल असेवित होते हैं, जैसे रेलवे प्लेटफार्म के किनारे झुग्गी झोपड़ियों के रूप में लोग रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे झुग्गी झोपड़ियां बसा के लोग रहते हैं। इस तरह के कई ऐसे जगह हैं जहां पे अस्थायी सेटलमेंट्स लोगों के होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और उन बच्चों तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। इसके अलावा होटलों में, ढाबों पे काम करने वाले बच्चे, छोटे मोटे कारखानों में काम करने वाले बच्चे हैं, इन सब तक हमें पहुंचना है और उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से हमें जोड़ना है। इस काम में शारदा कार्यक्रम को संचालित करने में, इसे आगे बढ़ाने में हमारे बेसिक शिक्षा परिवार और समग्र शिक्षा के साथ साथ यूनिसेफ बहुत बड़ा पार्टनर है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज के इस सत्र में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के यूनिसेफ जी जुड़े, बड़ा लंबा उनका अनुभव है इस क्षेत्र में और बिल्कुल ये कहे कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो रखते हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चे, चाइल्ड लेबर, CWSN, इन पे काम करना, इनके प्रति किए जाने वाले प्रयासों से उन्हें बेहद लगाव है, बहुत ही उनके दिल के करीब की ये चीजें हैं और इस पे उनका बड़ा स्पष्ट अपना विजन भी है। हम आज के इस सत्र में उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऋत्विक पात्रा जी से कि कृपया इस सत्र में वो अपने इनपुट साझा करें हमसे। ऋत्विक सर। थैंक यू माधव जी। सबको मेरा नमस्ते, सलाम अलैकुम। मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा करूंगा अभी और मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। रंजीत और गुरमिंदर आप लोगों को बहुत विस्तार से बताएंगे शारदा कार्यक्रम के बारे में और मैं वही बात करूंगा जो एक स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस होना चाहिए आप सबके लिए। आप जिले पे हो या ब्लॉक पे हो या आप एक टीचर हो, जहां तक शारदा कार्यक्रम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो पहला स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस तो मैं ये बताऊंगा, प्लीज कृपा करके आप शारदा का गाइडलाइंस पढ़िए। मेरा जो अनुभव जिलों पे जब मैं जाता हूं, जब मैं स्कूल में विजिट करता हूं, मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप के द्वारा आया हुआ है और बहुत सारे टीचर्स उसको पढ़ा ही नहीं। जिनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जिनको हाउस होल्ड सर्वे करना है, जिनको बच्चों को चिन्हांकन करना है, जिनको बच्चों को मेनस्ट्रीम करना है, जैसे अभी माधव जी बता रहे थे कि कैसे बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट होगा, ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर दिया हुआ है, आप अगर उसको पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो मेरा तो राय ये होगा कि आप सभी लोग एक कॉपी प्रिंट कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा है नहीं, आप एक कॉपी प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके उसको पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। ये पहला स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन होना चाहिए आपके।
अब मैं आता हूं कुछ और बातों पे। मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में रखूंगा क्योंकि आगे बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को बताया जाएगा, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जब हम 2021-22 का शारदा कार्यक्रम का बात करेंगे तब हम बिना कोविड को नजरअंदाज करते हुए ये बात नहीं कर सकते। कोविड महामारी एक जो विषम परिस्थिति अभी जो आपको बताया जा रहा था, उसको संदर्भ में रखते हुए हमें शारदा को इंप्लीमेंट करना है। आपको पता होगा कि इस दौरान ई पाठशाला, रेडियो, टीवी, व्हाट्सएप, बहुत सारे तरीके से बच्चों तक पहुंचने का कोशिश किया गया। आपको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चों तक हम पहुंच नहीं पाए। तो वो जो चिल्ड्रन विद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, वो हमारे सामने एक इशू है कि पिछले 1.5 साल से शायद कोई भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं पहुंचा है, कोई भी चीज उनके तक नहीं पहुंचा है। तो शिक्षा से मैं ये नहीं कहूंगा शिक्षा से वंचित रहा है, क्योंकि समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, पर जो स्कूली शिक्षा है उससे जरूर वंचित रहा है। और एक मेजर पोर्शन हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहा है पिछले 1.5 साल से। तो उनको देखते हुए आपको शारदा का इम्प्लीमेंटेशन करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस दौरान या तो फैमिली के पूरा जो जिम्मेदारी है अपने कंधे पे ले लिए हैं और इनकम अर्निंग एक्टिविटीज में जुड़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब मैं स्कूल में जा रहा हूँ, गांव में जा रहा हूँ, पिछले 2 महीने में जो मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूरा के पूरा इनकम अर्निंग एक्टिविटीज में नहीं जुड़े हैं, पर उनके माता पिता जो काम करते हैं उनके साथ सारा दिन लगे हुए हैं। इन बच्चों को वापस लाना काफी मुश्किल है, पर ये मुश्किल आसान हमको करना पड़ेगा। हमें शायद कुछ देर और चलना पड़ेगा, कुछ जिम्मेदारी और लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये ऐसे सारे बच्चे जो इनकम अर्निंग के साथ जुड़ गए हैं या कोविड के दौरान उनके परिवारजन किसी का भी क्षति हुआ है या मृत्यु हुआ है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ गए हैं बच्चों पे, उन बच्चों को वापस लाना हमारे सामने एक चुनौती है और उस चुनौती को हमें पार करना, उस चुनौती का हमें सामना करना। जो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लाना एक कठिन काम है। कोविड इस काम को और भी कठिन बना दिया है। तो ये जो कठिन काम है, ये करने के लिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ही कदम उठाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही परेशानी उठाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा ही मुशक्कत करना पड़ेगा। और ये करते हुए आपको ये ध्यान में रखना जरूर होगा कि हमारे पास जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्या क्या परेशानियों से वो झेल रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इनकम अर्निंग के साथ जुड़ गए हैं तो वो एक ऐसे वातावरण में चले गए हैं वो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग है स्कूल से, तो उनको कैसे वापस लाएं। तो 2 बातें ध्यान रखिए कि जो बच्चे इनकम अर्निंग के साथ जुड़ गए हैं उनको हम कैसे, हर एक को हमें वापस लाना है, उनको हम कैसे वापस लाएंगे और उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ताकि हम उस दिशा में कुछ कदम उठा पाए और स्कूल के साथ वो लगातार जुड़े रहे। अब मैं आता हूं कम्युनिटी एंगेजमेंट। समुदाय के साथ जो हमारा संचार है, समुदाय के साथ जो हमारा संबंध है, कोविड बहुत कुछ खराब किया, पर एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने दिया था कि हम अपने समुदाय के साथ जो संपर्क है, ये ई पाठशाला चलाते वक्त, मोहल्ला क्लासेस चलाते वक्त हमारे ये संबंध को और भी मजबूत करें। पर हम लोगों में से जितने लोग हैं, शायद हम सब ये काम नहीं कर पाए। ये जो हमारे सामने मौका था उसका लाभ हम लोगों ने शायद नहीं उठा पाए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो अभी माधव जी बता रहे थे, हाउस होल्ड सर्वे। और मैं 2 टूक बात करता हूं, मैं कोई लुका छुपा के बात नहीं करूंगा। मेरा अनुरोध आप लोगों से यही होगा कि सही मायने में हाउस होल्ड सर्वे करें, मतलब हाउस तक पहुंचे, घर तक पहुंचे,
मोहल्ला तक पहुंचे, घर घर में जाए, माता पिता से बात करे और बच्चों का डिटेल्स, ना कि स्कूल में बैठ के शारदा का सर्वे करें। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप कोविड को देखते हुए और जिस तरीके का सिचुएशन हमारे सामने है, हाउस होल्ड सर्वे हाउस में जाके करना, घर में जाके करना, मोहल्ले में जाके करना, गांव में एक एक घर का विजिट करना, एक एक माता पिता से बात करना, एक एक बच्चे से बात करना बहुत ही जरूरी है। इस बार आप लोगों में से कोई भी ऐसा ना हो जो ये ना करेंगे। इस बार आप अपना प्लान बना लीजिए। देखिए, अगर सघन रूप से हम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा आपके कैचमेंट एरिया का कंप्लीट करने के लिए हाउस होल्ड सर्वे का। पर जरूर हाउस होल्ड सर्वे करिए, घर में जाइए, सवाल जिस तरीके से दिया हुआ है शारदा के अंदर, उस सवाल को पूछिए, जो चेकलिस्ट दिया हुआ है उस चेकलिस्ट को अप्लाई करिए। इससे आपके सामने जो चुनौती है कि सारे बच्चों को वापस लाना है, सारे बच्चों का लर्निंग में इंप्रूवमेंट करना है, नेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना है इस बार उत्तर प्रदेश में, वो तभी कर पाएंगे जब आपके समुदाय के साथ एंगेजमेंट मजबूत होगा। और शारदा आपके लिए मौका दोबारा से दे रहे हैं कि आप अपने समुदाय का जो एंगेजमेंट है, समुदाय के साथ आपका जो संपर्क है, वो बेहतर कर सकते हैं। अगर रियलिटी में आप हाउस होल्ड सर्वे करेंगे, जरूर आपके संबंध आपके माता पिता, मतलब बच्चों के माता पिता, उनके परिवारजन एवं आपके गांव के साथ बहुत अच्छा बने। अब मैं आता हूं अगला इशू पे। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक इश्यूज का बात कर रहा हूं, बाकी डिटेल आगे आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, जहां तक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का बात है, CWSN बच्चों का बात है, हम लोग काफी पीछे हैं। अभी किसी तरीके से हम 1% बच्चे स्कूल में ला पाए। कम से कम 3% बच्चे, हमारे टोटल बच्चों का जो है 3% बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम अभी तक सारे CWSN बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाए हैं और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जो चेकलिस्ट शारदा के अंदर पिछले साल दिया गया था, उसका एप्लीकेशन नहीं हुआ है। उसका एप्लीकेशन सारे बच्चों पे करना था, सारे बच्चों को वो सवाल पूछना था, बहुत ही आसान सवाल पूछना था और बहुत ही आसान तरीके से वो सवाल दिया हुआ है एनेक्सस में, आप देखिएगा। वो सवाल नहीं पूछा गया था, इसलिए जितना डिसेबल बच्चे हमें आइडेंटिफाई करना था, जितने CWSN बच्चे हमें आइडेंटिफाई करना था, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और ये मैं देखता हूं जिले में जाके कि ज्यादातर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ID यूनिट का है, नहीं, ये यूनिट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक स्कूल का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक टीचर का हो है, ताकि हम सारे CWSN बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको स्कूल में ला पाए। सॉल्यूशंस क्या है? जो चेकलिस्ट है उसको पढ़िए, समझिए और उसको अप्लाई करिए हर एक बच्चे को, हाउस होल्ड सर्वे के दौरान एवं स्कूल में। जो बच्चे छूट गए, आप अप्लाई नहीं कर पाए उस चेकलिस्ट को स्कूल में, और फिर जो आपका जो चेकलिस्ट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, वो आप ID को दीजिए सर्टिफिकेशन के लिए, एड्स एंड अप्लायंसेस के लिए और समर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैं चाहूंगा आपसे, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का इस बार का जो सर्वे है, इसमें ज्यादा से ज्यादा CWSN बच्चे आइडेंटिफाई होके आना चाहिए, ताकि उन बच्चों का जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन का, संविधान के अंदर या राइट टू एजुकेशन के अंदर जो उनका अधिकार है, वो हम दे पाए। अब आते हैं अगला इशू, अटेंडेंस। 1.5 साल से स्कूल नहीं आ रहे बच्चे, अभी बच्चे स्कूल आएंगे। पीछे का जो हमारे लो एवरेज अटेंडेंस होता था, उससे नहीं हो पाएगा। हमें कैचअप प्रोग्राम, मतलब रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब ध्यान आकर्षण या जो समृद्ध का कार्यक्रम, उसको आपको लागू करना है और रेमेडियल एजुकेशन करवाना है बच्चों का। अगर वो करवाना है तो सारे बच्चों को आना है, लो अटेंडेंस से हो नहीं पाएगा। और ना कि हम थोड़ा सा 80 या 80 से, मैं देखा हूं कि 80 या 80% से ज्यादा अटेंडेंस होता है तो टीचर काफी कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हमारे स्कूल का अटेंडेंस बहुत बेहतर है। नहीं, इस संतुष्टि से नहीं चलेगा। कोविड हमारे सामने जो चैलेंज रखा है, कोविड के वजह से जो लर्निंग लॉस हुआ है, कोविड के वजह से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हुए हैं,
उसमें हम 80% से संतुष्ट नहीं हो पाए। आप कोशिश करें कि कम से कम 95% अटेंडेंस। फिर से मैं बोलूंगा, गो बैक टू स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट। जब तक ना आपका संबंध आपके बच्चों के पेरेंट्स से अच्छा होता है, तब तक ये अचीव नहीं कर पाए। अगला 6 महीना आप लोगों का कोशिश रहेगा कि शारदा के अंदर जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं और जो पीछे से बच्चे आते थे, सबका मिला के 95% से कम अटेंडेंस नहीं होना चाहिए। और आप सब लोग यकीन मानिए, थोड़ा सा कोशिश करने से ये जरूर कर पाए। अब मैं लास्ट स्लाइड में हूं। इस बार देखिएगा, एक नया चीज शारदा में जोड़ा गया है कि जो एट रिस्क बच्चे हैं उनके लिए क्या करें। एट रिस्क बच्चे उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनली बहुत सारे थे और कोविड के वजह से वो बढ़ गया, उसका संख्या बढ़ गया। अब उस मैट्रिक्स को देखिए, उस मैट्रिक्स के अंदर कौन से बच्चों को हम एट रिस्क बच्चे बोल रहे हैं, उनका चिन्हांकन करिए, उनके लिए कौन सा स्कीम लागू हो सकता है, उसका रिपोर्ट बनाइए और अपने ग्राम प्रधान को दीजिए। ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, जिसके द्वारा आप सिर्फ बच्चों की शिक्षा नहीं, उनके सर्वांगीण विकास और उनके एजुकेशन कंटिन्यू कर सके वो, उसके लिए जो आपका प्रयास है वो बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फिर से मैं बोलूंगा, शारदा गाइडलाइंस पढ़िए, मोबाइल में नहीं, प्रिंट करके पढ़िए। खास करके उसके पीछे जितने एनेक्स दिया हुआ है, परिशिष्ट जितने दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा तरीके से पढ़िए कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। एक परिशिष्ट उसमें ये है कि एटलीस्ट बच्चों को हम कैसे उसका रिपोर्ट बनाएंगे और कैसे उसको ग्राम प्रधान को सौंपेंगे, ताकि उनके लिए ये एप्लीकेबल हो। जिले के जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आपसे अनुरोध ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ जब आपका मीटिंग होगा शारदा को लेके, इस बात को उठाइए, इसके बारे में अपना रणनीति तैयार करिए कि कैसे हम ये एटलीस्ट बच्चे जो है, जो बच्चे के लिए हो सकता है, मतलब एटलीस्ट बच्चे किसको बोल रहे हैं, एटलीस्ट बच्चे वो है जिनके साथ कुछ ना कुछ परेशानी है और जिनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो स्कूल छोड़ के दोबारा आउट ऑफ स्कूल है। देखिए, हमारा आउट ऑफ स्कूल ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे हमको कम करना है, कम से कम आउट ऑफ स्कूल बच्चे होना, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल ना हो। और ये करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि हम एट रिस्क बच्चे को आइडेंटिफाई करें। ये करने के लिए आप पढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज, आपने जो डीसी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है उनको पूछिए, अपने पीओ को पूछिए, अपने पीएसए को पूछिए, और जो जिले के लोग हैं, मैं बोलूंगा जो डीएम साहब के साथ या साहिबान के साथ जब आपका मीटिंग होगा, इस इशू को उठाइए कि इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, गांव लेवल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ब्लॉक लेवल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे जो बच्चे हम आइडेंटिफाई करेंगे जो एटलिस्ट है, उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी सारी स्कीम्स है वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ग्राम प्रधान को जोड़ना बहुत जरूरी है और आपका जो प्रयास होगा उसमें ग्राम प्रधान और स्कूल का जो संबंध है, इस दौरान उनके इन बच्चों को आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्कीम के आप रिकमेंड करते हुए वो संबंध और भी अच्छा होगा और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के लिए और भी बढ़ेगा। आप जानते हैं वो लोकल अथॉरिटी है आपके स्कूल के लिए और उनका ये जिम्मेदारी है कि ये सारी स्कीम्स जो बच्चे आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो एट रिस्क है उनके लिए अप्लाई हो। दोबारा से मैं कहूंगा कि आप गाइडलाइन को पढ़िए, खास करके जो डिसेबल बच्चे के लिए कहा गया है, खास करके जो अर्बन बच्चे, जिस माधव जी को कह रहे थे अर्बन बच्चे, उनके लिए, खास करके जो बच्चे माइग्रेट कर रहे हैं उनके लिए, और ये एट रिस्क बच्चे, जो एट रिस्क बच्चे का हम बात कर रहे हैं वो आप स्कूल में आने के बाद उसके बारे में बातचीत होगा, पर आपने आइडेंटिफाई करा सारे बच्चे हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई करिए कि ये कौन सा हमारा बच्चे है जो शायद छूट जाएगा 2 दिन बाद, उनके लिए वो रिपोर्ट बनाइए। बहुत ही सिंपल सा एक रिपोर्ट, सिंपल सा एक मैट्रिक्स बताया गया है, उसको अप्लाई करिए और कोशिश करिए हमारे कोई भी बच्चा ना छूटे। धन्यवाद। माधव जी, ओवर टू यू।
सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पात्रा जी। शारदा के बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ानी है और इसमें कौन कौन से चीजें विशेष ध्यान देने योग्य हैं, इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में बारीकी से बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने सहयोगी श्री रंजीत जी को। रंजीत जी आगे सेशन को। नमस्कार, थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। साथियों, वर्ष 21-22 में सत्र में हम लोग आ गए हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि लोग धीरे परिवर्तन करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी सीख और आप लोगों से मिल रहा है उस तरह से हम लगातार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वीडियो ऑन कर लीजिए। रंजीत जी सर वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, ताकि लोगों के साथ बेहतर इंटरेक्शन हो पाए। माधव सर हमारा वीडियो सर अभी वीडियो दिख रहा है सर? अभी नहीं आए हैं, शायद आपके कनेक्शन काफी पुअर है। साथियों, इंटरप्शन के लिए खेद है, कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। इंटरप्शन के लिए खेद है, कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। साथियों, जैसा कि अभी हमारे जो माधव सर है उन्होंने बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया है कि ऐसे बच्चे जो विद्यालय में कभी नामांकित नहीं हुए हैं या अपनी किसी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी किए बिना विद्यालय छोड़ दिया अर्थात ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट से तात्पर्य यहाँ पर हमारा है कि जो बच्चे 45 दिन या उससे अधिक अवधि में लगातार निरंतर अनुपस्थित चल रहे हैं, ऐसे बच्चे हमारे ड्रॉप आउट की कैटेगरी में आते हैं। और ये प्रदेश के तकरीबन ऐसा कोई विद्यालय शायद ही होंगे, बहुत गिने चुने 1-8% होंगे जहां पर हम यह क्लेम कर सकें कि किसी बच्चे में, किसी विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं होंगे। जहां तक पूरे इस सर्वे को प्लान किया गया है तो इसमें प्रथम चरण जो हमने लिया है कि 10 सितंबर से हमारा ये सर्वे स्टार्ट होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसका साथ ही साथ जो प्रथम चरण का मूल्यांकन होगा 16 तारीख से लेकर जो है 31 अक्टूबर तक होगा। दूसरे चरण में जो हम सर्वे करेंगे उसमें 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक होगा और मूल्यांकन का कार्यक्रम 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा।
इस पूरे कार्यक्रम में अगर देखें तो अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ अगर घर या अभी सर्वे में हमारी कुछ बस्तियां अगर आच्छादित रह गई हैं तो उनको भी हम जो है उक्त सर्वे अवधि के बाद भी इस सर्वे को कंटिन्यू करेंगे। सर्वे कौन करेगा यह जानना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच में रहता है कि सहायक अध्यापक या एसएमसी वो शिक्षा मित्र करेंगे, अनुदेशक करेंगे। तो सर्वे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी अध्यापक हैं, वो चाहे प्रधानाध्यापक हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, या बीटीसी के छात्र हों या प्रशिक्षु हों या डीएलएड के प्रशिक्षु, इन सभी के द्वारा जो है सर्वे किया जाएगा। इसी के साथ साथ श्रम विभाग लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमने एक श्रम विभाग का गाइडलाइंस भी साझा किया हुआ आप लोगों के साथ कि श्रम विभाग भी लगभग हमारे 40 जनपदों में सहयोग कर रहा है और खास तौर से जो शहरी क्षेत्र के जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके चिन्हांकन में, उनके नामांकन में श्रम विभाग हमारा सहयोग करेगा। बाल विकास और पुष्टाहार से लगातार प्रत्येक वर्ष सर्वे किया जाता है, जहां पर 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को चिन्हित किया जाता है। ऐसी बालिकाओं जो चिन्हित हैं, जो विद्यालय में नामांकित नहीं है, उन बालिकाओं का भी विद्यालय में नामांकन करना है। पंचायत राज विभाग, समाज कल्याण के विभाग के इनका भी हमको सहयोग लेना, क्योंकि पंचायत राज और समाज कल्याण के सहयोग से आप ईंट भट्टों में काम करने वाले जो परिवार हैं, उनके बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, पलायन करके आते हैं, इनके सहयोग से आप ईंट भट्टों में भी आप पलायन करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। दूसरा, जनपदों में कुछ बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारे समग्र शिक्षा कार्यक्रम को सहयोग प्रदान कर रही हैं, जनपदों में सहयोग प्रदान कर रही है। ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं या नागरिक जो सुरक्षा संगठन है, नेहरू युवा केंद्र है, एनएसएस व स्काउट गाइड के जो कार्यकर्ता जनपदों में हैं, इनका भी हमको सहयोग लेना है और इनके सहयोग से हमको प्रत्येक घर, प्रत्येक बस्ती, प्रत्येक मजरा, प्रत्येक जो भी है हमारे वार्ड, इन सभी का हमारा जो है चिन्हांकन हो जाए और चिन्हांकन के साथ साथ बच्चों का नामांकन हो जाए। इसमें हमको देखना है कि जो ग्राउंड लेवल पे हमारे ग्राम प्रधान हैं, विद्यालय प्रबंध समितियां हैं, महासमूह बने हुए हैं, स्थानीय जो राय निर्माता हैं, ओपिनियन बिल्डर्स हैं, नेता हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, मौलवी हों या चाहे महंत हों, इनका भी हमको सहयोग लेना है ताकि हमारे गांव में या हमारे विद्यालय से सेवित क्षेत्र में जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उन सभी का हम चिन्हांकन कर सके। खास बात इस चिन्हांकन की प्रक्रिया में, पिछले बार भी हम चिन्हांकन करते थे और इस बार के जो चिन्हांकन में हमारा जो अंतर है वो हम अभी आगे बात करेंगे कि चिन्हांकन के साथ साथ हमको बच्चे का विद्यालय में नामांकन भी कराना है। एक और जो अहम है जो हम बात कर रहे थे कि हमारे श्रम विभाग के द्वारा जो सहयोग किया जाएगा, इसमें हमको नगर पालिका परिषद या पंचायत, उनके अधिकारियों के साथ बैठक करना है, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक करना है ताकि इन सभी सेवित बस्तियों की मैपिंग हो सके। मैपिंग के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके शहरी क्षेत्र में कितनी बस्तियां हैं, कितने मार्केट क्षेत्र हैं, रेलवे स्टेशन है, बस टैक्सी स्टैंड है, या रेलवे किनारे जो झुग्गी झोपड़ी बनी रहती है वहां पर रहने वाले बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ स्कूल बच्चे होंगे, या नाले या नदी के किनारे हम देखते हैं कि शहरों में ढेर सारी ऐसी बस्तियां होती हैं जहां पर बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं और अक्सर खेलते हुए वहां पर मिल जाते हैं। इनका भी हमको चिन्हांकन करना हो, चिन्हांकन करने के साथ साथ विद्यालय में इन बच्चों का नामांकन कराना है। डाइट एवं समस्त निजी बीटीसी संस्थानों या बीटीसी के डीएलएड या प्रशिक्षु हैं, इनका भी हमको सहयोग लेना है ताकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे किया जा सके। यहाँ पर बीटीसी छात्रों के लिए ऐसा निर्धारित नहीं है कि ऐसा इनके लिए व्यवस्था की गई है कि बीटीसी के छात्र या डीएलएड के छात्र जहां पर इनका निवास स्थान है वहां पर उस विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक से वहां से संपर्क करें और उस सेवित क्षेत्र में वो अपना पूरा प्रयास करे कि उनके सेवित क्षेत्र में कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहे, तो इनका भी इनको सहयोग प्राप्त करना है। ईंट भट्टे या कंस्ट्रक्शन साइट्स में बहुत सारे बच्चे जो पारिवारिक कामकाज वाले बच्चे हैं ये वहां पर लगे रहते हैं। खासतौर से मौसमी पलायन करके दूसरे जनपदों से आने वाले परिवार भी ऐसे हैं जो यहाँ पर लगे रहते हैं, इनका भी हमको सहयोग लेना है ताकि हम इन बच्चों को हम चिन्हित कर सके और हम इन बच्चों को नामांकित कर सके। इस बार एक चीज और की गई है कि आपको जो मोबाइल ऐप दिया जाएगा उसमें जो भी बच्चा हमारे विद्यालय में जो नामांकित है, आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, नामांकित है, किसी दूसरे जनपद में यदि जाता है तो ऐसे बच्चों के लिए हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल ऐप से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में पूरे बच्चे का डिटेल भरने के बाद उसको जो है जैसे आप सेव करेंगे तो एक
माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक आईडी आएगा। आईडी के आधार पर आप बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चा हमारा कहाँ गया। वहां पर मोबाइल नंबर भी फीड होगा। उसके द्वारा अगर मेरा बच्चा मान लीजिए लखनऊ का है और लखनऊ से कहीं अगर मान लीजिए नोएडा गया है, तो नोएडा में फिर शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी हैं या वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को ट्रैक करें और उनको जो है सरकारी विद्यालय में इन बच्चों का नामांकन करें जो निकटस्थ हमारा विद्यालय होगा। सर्वे प्रपत्र की हम बात कर लेते हैं जो अहम है। एक तो सर्वे प्रपत्र में यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बार जितने भी कॉलम हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमको प्रत्येक कॉलम में डिटेल्स भरना है। और यदि अगर किसी कॉलम में अगर डिटेल नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका सर्वे प्रपत्र इनकम्प्लीट है। वो तो ना ही मोबाइल ऐप में सेव हो सकता है और ना ही आपके जो ब्लॉक स्तर पर जब शारदा पोर्टल पर आप करेंगे, ना ही वहां पर वो जो है इसकी फीडिंग हो पाएगी। इसलिए हमको जितनी भी इसमें जानकारियां हैं उन सभी को बारीकी से देखना है और बारीकी से पूरा विवरण भरना है, तभी इन बच्चों का विवरण हम उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें बच्चे का नाम, उसके बाद है पिता का नाम, माँ का नाम, अभिभावक का नाम। पिता का नाम, माँ का नाम, अभिभावक का नाम में से अगर किन्हीं दो का नाम हमको मिल रहा है तो हम दो का नाम भरते, तीसरे का छोड़ दीजिए। जैसे पिता का नाम मिल रहा है, माँ का नाम भर रहा है, तो अभिभावक का नाम भरने की हमको कतई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर पिता का नाम है हमारे पास, माँ नहीं है किसी कारणवश, या माँ का पता नहीं है, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ होते हैं जिनकी माँ का ही नहीं पता है, तो वहां पर हम अभिभावक का नाम भर दें। जो इनको पाल पोस रहे हैं उनका अभिभावक का नाम भर सकते हैं। और इस तरह से हम इनमें से 3 फील्ड में से हमको 2 में डेटा चाहिए, चाहे वो माँ का नाम भरे या अभिभावक का नाम भरे। अगली फील्ड हमारा है बच्चे का पूर्ण पता। हमको पूर्ण पता बहुत स्पष्ट और सावधानी से लिखना है ताकि हम बच्चे का एग्जैक्ट लोकेशन जान सके, बच्चा कहाँ पर वास कर रहा है और कहाँ से उसके वहां से विद्यालय कितना दूर है, ताकि विद्यालय में वो बच्चा नामांकित हो सके। एक और चीज है कि इस परिवार के जो भी सदस्य हैं, चाहे पिता के पास हो, चाहे माँ के पास या अभिभावक के पास, इनके पास किसी के पास भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हमको जरूर अंकित करना है। बच्चे का लिंग, चाहे बच्चा लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, हमको अंकित करना है। उसके लिए हमको एक कोडिंग लिस्ट बनाई गई है, मैं अभी आपको कोडिंग लिस्ट बाद में शेयर करूंगा। उस कोडिंग लिस्ट को देखना होगा और कोड के आधार पर हम यहाँ पर भरेंगे लड़का है लड़की है, 1 नंबर लड़के का है, 2 नंबर लड़की का है और तीसरा नंबर ट्रांसजेंडर है। इसी प्रकार से बच्चे की आयु है, बच्चे की आयु हम जो बच्चे का एग्जैक्ट आयु होगा, जो जन्म तिथि है, हम जन्म तिथि अंकित करेंगे यहाँ पर। सिस्टम के द्वारा उसको एज में डिफाइन कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को जन्म तिथि यहाँ पर भरना है। क्या बच्चा दिव्यांग है, तो हमको यहाँ पर अगर बच्चा हमारा दिव्यांग है तो हाँ लिखना है 1 नंबर, और नहीं है तो हमको 2 नंबर लिखना है। अगर हाँ नंबर अगर 1 लिखा हमने, तब हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार भरना होगा। दिव्यांगता के प्रकार के लिए हम अगले देखेंगे कि कोडिंग में हमारे लगभग 20 दिव्यांगता के प्रकार दिए गए हैं। उन दिव्यांगता के प्रकार के समझने के लिए आपको और दिव्यांगता की एक चेकलिस्ट दी गई है। उसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए। मान लीजिए कोई बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है, तो वहां पर बच्चा चलने में असमर्थ है, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन दिए गए, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि बच्चे की दिव्यांगता कौन सी है। वहां पर उसका मदद ले सकते हैं। एक इसी हमारे जो सर्कुलर के साथ एक बच्चों के लिए स्क्रीनिंग चेकलिस्ट लगी हुई है। स्क्रीनिंग चेकलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें और भी सरल सवाल किए गए हैं। क्या बच्चा चश्मा पहनता है, क्या बच्चा कॉन्टेक्ट लेंस पहनता है, क्या बच्चे को चलने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से और आप जो है सरल तरीके से एकदम लो लेवल तक जाकर बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के, देखिए बाद में बच्चे की कौन सी डिसेबिलिटी है कौन सी नहीं है वो तो मेडिकल बोर्ड ही जांच कर उसमें सत्यापित करेगा, लेकिन एक टेंटेटिव जो भी हमारी डिसेबिलिटी है हम इन चेकलिस्ट के आधार पर और स्क्रीनिंग चेकलिस्ट के आधार पर वहां उससे जो है देखकर अभिभावकों से जब क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बच्चे की कौन सी दिव्यांगता है, और उसके आधार पर हम यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार लिख देंगे 1 से लेकर 20 तक में। एक सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग के अगर देखेंगे तो सामाजिक वर्ग की भी कोडिंग उसमें दी हुई है। सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। तो इस तरह से जो है अन्य पिछड़ा वर्ग दिया हुआ है। तो इनमें से जो भी हमारा जो है सामाजिक कैटेगरी होगी वो हम इसको अंकित कर देंगे। रिलीजन के लिए बच्चे का धर्म क्या है, धर्म भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फॉर्मेट में दिया गया है। तो धर्म के बारे में हमारी कोडिंग दी हुई है 1 से 8 तक की। उन कोड्स के आधार पे हम धर्म अंकित कर देंगे यहाँ पर। क्या बच्चा कभी विद्यालय में नामांकित हुआ है, हाँ या नहीं। इस प्रश्न को पिछली बार के प्रश्न से और सरल बनाया गया है ताकि आपको सीधे समझ में आए
क्या बच्चा कभी भी विद्यालय में नामांकित हुआ है या नामांकन हुआ है? अगर हुआ है तो हाँ, हाँ का मतलब है कि बच्चा नामांकित हुआ लेकिन इस समय बच्चा ड्रॉप आउट हो गया। यदि अगर नामांकित नहीं तो मतलब ये हुआ कि बच्चा नेवर एनरोल्ड है। यदि हाँ तो पूर्ण की गई अधिकतम कक्षा हमको अंकित करना होगा कि बच्चा किस कक्षा से ड्रॉप आउट हुआ था। वो बच्चा कक्षा 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, हमको इसमें अंकित कर लेना है। इसी के साथ साथ अगला जो प्रश्न इसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट की अनुमानित अवधि आपको भरना है। माह में संख्या भरेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कक्षा 1 तक पढ़ा था, उसके बाद ड्रॉप आउट हो गया और बच्चे की उम्र आज 9 वर्ष हो गई है, तो यानी कि बच्चा लगभग हमारा जो है कक्षा 4 के लायक, जो हम बात करते हैं कि बच्चे का आयु संगत कक्षा में नामांकन होना चाहिए, तो बच्चे का 4 में एडमिशन होना चाहिए उस हिसाब से। तो हमको ये निकालना है कि कितने माह तक बच्चा ड्रॉप आउट है, उस माह की अवधि को हमको यहाँ पर लिखना है। विद्यालय न जाने का कारण आपके लिए, इसके लिए कोडिंग की एक लिस्ट दी गई जिससे 20 प्रकार के कारण दिए गए हैं। आप उन कोडिंग की लिस्ट की मदद से आप बच्चे का जो भी कारण है उसको अंकित कर सकते हैं। क्या बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराया गया है? इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इस बार हम ऐसे किसी भी बच्चे का विवरण नहीं लेंगे जिन बच्चों को हम चिन्हित कर लेते हैं और उन बच्चों को हम नामांकित नहीं करते हैं। हम उन्हीं बच्चों का विवरण लेने जा रहे हैं जो बच्चे हम चिन्हित कर रहे हैं और उनको विद्यालय में नामांकित कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बच्चे का नामांकन कराया गया है। यदि नामांकन कराया गया तो किस कक्षा में बच्चे का नामांकन कराया गया है। हमको यहाँ पर नामांकन जहां पर विद्यालय में कराया गया उस विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना होगा, विद्यालय का नाम लिखना होगा और बच्चे का एसआर नंबर लिखना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर सर्वे फॉर्मेट में आप नीचे की तरफ देखें अगर, तो लिखा है सर्वेक्षणकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर। जिसने भी किया है सर्वे, उस अध्यापक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। किसी गैर सरकारी संस्था के द्वारा किया गया है तो उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा। श्रम विभाग के द्वारा, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 40 जनपदों के शहरी क्षेत्रों में इस बार श्रम विभाग एक गहन सर्वे कर रहा है, जो हमारे शारदा सर्वे फॉर्मेट में अपनी पूरी सूचना कलेक्ट करेगा। जो उनसे बातचीत और हमारा समन्वय हुआ है कि वो हमारे फॉर्मेट में पूरी अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वो हमारे प्रधानाध्यापक को देंगे ताकि हम उसमें एसआर नंबर, विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय का नाम अंकित कर सकें। और इसके लिए हम फिर आगे इसमें विभाग या संस्था का नाम है वो हम लिखेंगे। अगर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा है तो उनके वो आ जाएगा। डाइट या बीटीसी के द्वारा किया गया, प्रशिक्षुओं के द्वारा किया गया, गैर सरकारी संस्थाओं के, तो इसमें सभी ऑप्शंस बने हैं। तो आपको इसमें जिस संस्था के द्वारा किया गया, जिस विभाग के द्वारा किया गया है, आपको विभाग या संस्था का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको सर्वेक्षण की तिथि लिखनी होगी। जिस दिन आप सर्वेक्षण कर रहे हैं आपको उसकी तिथि अंकित करनी होगी। इसी सर्वेक्षण प्रपत्र में अगर आप ऊपर देखेंगे कि जनपद का नाम लिखा हुआ है, विकास खंड या जोन का नाम लिखा है, जैसे कानपुर या लखनऊ में, कानपुर में लगभग 13 से 14 जोन हो गए, तो आपको जोन लिख सकते हैं। अगर वार्ड वहां पर नहीं, ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम ये भी आपको अंकित करना है। न्याय पंचायत वार्ड का नाम भी आपको अंकित करना है। बस्ती मजरे का नाम। कहने का तात्पर्य कि सर्वे फॉर्मेट में दी हुई जो भी आपके कॉलम्स हैं, जहां जहां पर आपको अंकित करना है, अगर आप कोई चीज अगर मिस करते हैं तो आप जानते हैं उसका हश्र क्या होता है। जब ब्लॉक में आपका ये प्रपत्र जाता है तो उस पर न्याय पंचायत नहीं पड़ी होती है, ब्लॉक का नाम तो रहता है लेकिन ग्राम पंचायत नहीं रहती, बस्ती का नाम नहीं रहता है, और अधूरी जानकारियां, लड़का है या लड़की है, किस विद्यालय में नामांकित हुआ है। और होता क्या, एक बहुत लंबा गैप हो रहा था जो हमने पिछली बार से महसूस किया कि बच्चे के चिन्हांकन का विवरण तो हम ले लेते हैं लेकिन नामांकन के विवरण कई बार हमको अध्यापकों से पूछना पड़ता है। और जो होता क्या है कि एक आम, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक टेक्निकल जो दिक्कतें हुई इस बार, कि बैठे बैठे रात भर में या कंप्यूटर ऑपरेटर से बीआरसी में बैठकर नामांकन चढ़ा दिया, ऐसी चीजें ना हो तो दिक्कत होती है। ये जो चीजें जैसे कुछ जगह से पता चला था लेकिन वो चीज ना रिपीट हो, इस तरह का तो ज्यादा बेहतर रहता है। आगे देखें हम कि जैसे मैं बात कर रहा था कि कोडिंग का जो बात कर रहे थे कि ब्लॉक स्तर पे जो लिंग का है, जो कोडिंग बालक बालिका है, ट्रांसजेंडर, सामाजिक वर्ग या दिव्यांगता का प्रकार या रिलीजन की जो कोडिंग है, विद्यालय न जाने का कारण, तो इसके लिए एक अलग सर्वे देखेंगे आप। तो एक कोडिंग की एक लिस्ट बनी हुई है, उसका हमको मदद लेना है। आगे देखेंगे कि इन बच्चों को चिन्हांकन कर लिया हमने और नामांकन कर लिया। नामांकन के बाद इन बच्चों को हमको आयु संगत कक्षा में हमें नामांकन कराना है।
और नामांकन करने के बाद इन बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करना है और बेसलाइन असेसमेंट के आधार पर अध्यापकों द्वारा इन बच्चों के लिए शिक्षण योजना तैयार की जाएगी और उसके अनुरूप बच्चों को फिर संगठित पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को विशेष प्रशिक्षण, रेमेडियल शिक्षा, ये सब प्रदान किया जाएगा। और विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री, संगठित पाठ्यक्रम, इसके साथ ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। बच्चे के लिए कॉपी, पेंसिल और इरेजर, इस तरह की बहुत सारी सामग्री बच्चों को और भी दी जाती है। वो भी हमको देखना है कि इन सभी बच्चों को उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ बच्चों के अधिगम स्तर का नियमित मूल्यांकन हमको करते रहना है कि एक बार हमने बेसलाइन असेसमेंट कर दिया, उसके बाद हमको ये देखना है बच्चे हमारे क्या सीख रहा है, उसको भी हमको जो है अंकित करते रहना है। ये हम मोबाइल ऐप के थ्रू करेंगे, जो अभी बाद में चर्चा होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेसलाइन असेसमेंट किसका करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है, और प्रारंभिक मूल्यांकन कैसे करें, प्रारंभिक मूल्यांकन का रिकॉर्ड कैसे हम दर्ज करें। जो भी हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे होंगे तो एक ये देखें कि एक ऑटोमेशन सिस्टम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आउट ऑफ स्कूल बच्चे को चिन्हित किया, उसके बाद चिन्हित करने के बाद मैं भूल गया। ऐसे बच्चे का तुरंत नामांकन कराना है। नामांकन कराने के बाद ऐसे बच्चों का तुरंत हमको जो है चिन्हित करने के बाद मूल्यांकन, नामांकन करना है। नामांकन के बाद मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन के बाद इन बच्चों की तुरंत विशेष प्रशिक्षण और रेमेडियल टीचिंग शुरुआत करना है। तो देखिए कि प्रारंभिक मूल्यांकन क्यों जरूरी है। प्रारंभिक मूल्यांकन बच्चों का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चे बहुत सारे, देखें कि जो पृष्ठभूमि है बच्चों की सामाजिक, आर्थिक या बच्चों का मनोवैज्ञानिक जो अगर पृष्ठभूमि देखें तो कई सारी परिस्थितियों से आते हैं। तो ऐसे बच्चों का लर्निंग लेवल हमको जानना जरूरी होता है और वो किसके लिए जानना जरूरी है, वो अध्यापकों के लिए जानना जरूरी है कि अध्यापक ये समझ सके कि मेरे बच्चे का स्तर क्या है, ताकि हम उसके आधार पे अपने बच्चे की प्लानिंग कर सके उसका। और एक यह प्रश्न उठता है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसे करें। तो मूल्यांकन करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टूल उठाकर उसका मूल्यांकन कर लें। बच्चे का जब हम नामांकित करते हैं विद्यालय में, ऐसे बच्चों को यह बहुत जरूरी है कि ये बच्चे विद्यालय में सहज अपने आप को महसूस करें और लगभग 15 दिन तक हमको ऐसे बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना है। जब ये बच्चे विद्यालय में सहज महसूस कर लें, उसके बाद वहां अपने सहपाठियों से, अध्यापकों से, विद्यालय के वातावरण में अच्छी तरह से घुल मिल लें, तब इन बच्चों का हम खेल खेल में या गतिविधियों के आधार पर इन बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और मूल्यांकन के लिए आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम इससे बचें कि हम बच्चों को लिखित या कोई इस तरह का मूल्यांकन ना करें, ताकि बच्चे को कम से कम ऐसा ना हो कि मुझे लिखना नहीं आता है तो मेरे विद्यालय से दूरी बने। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। और प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए आपने देखा होगा कि प्रेरणा सूची हमने बनाई हुई है। प्रेरणा सूची में बहुत सारी जो लर्निंग कॉम्पिटेंसीज दी हुई है, तो उसके आधार पर हमको मोबाइल ऐप में उन लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के सामने, मान लीजिए बच्चे को अगर वर्ण पढ़ना आता है तो वर्ण पढ़ने के सामने हमको बच्चे को अंकित कर देना है। बच्चा शब्द पढ़ लेता है, शब्द के सामने हमने अंकित कर दिया, बच्चा वाक्य पढ़ लेता है। तो इस तरह से हम जो भी बच्चे को आ रहा है हम उस लर्निंग कॉम्पिटेंसीज के सामने उनको अंकित करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये मूल्यांकन हो जाएगा। ये मोबाइल ऐप में बहुत सरलता से कर सकते हैं आप। थैंक यू। मैं अब आमंत्रित करता हूं जो हम पूरा जो अगर देखा कि शारदा के सर्वे में हम किन तकनीकियों का प्रयोग करें, किन टूल्स का इस्तेमाल करें, जिससे हम सभी समुदाय तक ये बात पहुंचा सकें कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो विद्यालय में दोबारा पढ़ सकते हैं, चाहे उनकी बच्चों की उम्र कुछ भी हो। तो इस चीज को हमें देखना है कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री फैजान जी को। फैजान जी। धन्यवाद रंजीत जी और समस्त वक्ताओं और साथ ही साथ सभी प्रतिभागियों का मैं इस शारदा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी रंजीत जी ने बताया कि अभिभावकों को किस तरह से जो है कि प्रेरित किया जाए, समुदाय को किस प्रकार से जो है कि जोड़ा जाए, किस प्रकार से हम पेरेंट्स को इंगेज करें अपने कार्यक्रम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन संभव हो सके। और चिन्हांकन ही तक हम सीमित नहीं है, उसके बाद उनको हमको स्कूल में लाना है, उनको नामांकित कराना है और उसके बाद
उपस्थिति और ठहराव पर भी हमको विशेष बल देना है, ताकि हमारा जो परसेंटेज, अभी ऋतिक पात्रा जी ने बोला कि 95% तक हमको अपने अटेंडेंस को इंश्योर करने की बात है, तो उसके लिए तमाम तरीके के हमारे पास उपकरण हैं, टूल्स हैं, और ऐसा कुछ नया चीज नहीं है जिसको हम भली भांति ना जानते हो। हम उसको रोजमर्रा के दिनों में भी जो है कि यूज करते हैं। तो मैं उसी पे थोड़ा सा जो है कि विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। और जो जो उपस्थित उपकरण हैं, जैसे हमारे पास स्कूल प्रबंध समिति है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम लोग रेगुलरली करते हैं, मोहल्ला बैठक की बात है, चौपाल की बात है। तो इस तरह के आयोजनों करके जो है हम समुदाय को प्रेरित करें, उनको जागरूक करें और शिक्षा के महत्व के बारे में उनके साथ जो है चर्चा करें। और उस चर्चा के दौरान हमको ये देखना है कि बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों हो रहे हैं, उसके क्या कारण है, और हमको किस प्रकार से उनको प्रेरित करना है। तो उसमें कुछ सवाल और कम्युनिटी की तरफ से, समुदाय की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से आते हैं। उसका हमको सवालों को जो सही तरीके से अगर हम जवाब देंगे तो निश्चित रूप से उनको शिक्षा के महत्व के बारे में अच्छी जानकारी होगी और वो अपने स्कूल बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। और ना ही सिर्फ जो है कि भेजेंगे, लगातार भेजेंगे, उनका ठहराव जो है सुनिश्चित हो सकेगा। तो उसमें हम अगर समुदाय की तरफ से अगर बात करें तो सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ना क्यों जरूरी है, उनको स्कूल में क्यों भेजना क्यों जरूरी है, शिक्षा जो है कि आखिर शिक्षा से क्या क्या फायदे होते हैं, और अगर शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार का नुकसान हमको भविष्य में, जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी लाठी है, हम उसको मजबूत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से हम समुदाय को बताएं कि बिना पढ़े लिखे कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक अच्छा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके साथ साथ अच्छा नागरिक किस प्रकार से वो बने, इस पर जो है कि हमको विशेष तौर पे ध्यान देना है, ताकि लोगों का जुड़ाव और लोगों को, समुदाय को, उनके पेरेंट्स को शिक्षा के महत्व के बारे में, शिक्षा आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। और इस महत्वाकांक्षी प्रोग्राम जो शारदा कार्यक्रम, अगर हम इसकी बात करें तो इसको एब्रिविएशन को अगर हम डिफाइन करें तो स्कूल हर दिन आए, तो हमारा फोकस भी वही है कि स्कूल प्रतिदिन बच्चों को भेजें, ताकि बच्चा अपनी लर्निंग आउटकम्स को जो है अचीव कर सके, प्रेरणा लक्ष्य को पा सके, और जो है कि हम एक भविष्य में जो है कि हमारे वो लाठी बन सके। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि बच्चा एक बार ड्रॉप आउट हो गया या आउट ऑफ स्कूल हो गया, जिसकी उम्र जो है कि 7 से 14 वर्ष की है और वो पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है, तो क्या वो फिर से स्कूल आ सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो है कि वो स्कूल दोबारा से आ सकता है। इस प्रकार से हमको जो है कि समुदाय के जो प्रश्न हैं उनको जो है, जो अभिभावकों के प्रश्न हैं उनको दूर करना है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाई छोड़ दिया और दोबारा वो जो है स्कूल में फिर नहीं आ सकता है। मोहल्ले में अगर हम जा रहे हैं तो 5 से 14 वर्ष के जब मोहल्ला बैठक कर रहे हैं या चौपाल कर रहे हैं या माता बैठक कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार का जो है कि इंटरेक्शन हम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, तो हमको ये हम देखें, पता लगाएं कि 5 से 14 वर्ष के बच्चे कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, और उन बच्चों की लिस्ट जो है कि तैयार कर लें। और ऐसे बच्चों को जो है कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो विद्यालय प्रबंध समिति के जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं या डायरेक्ट, और उनको जो है मोबिलाइज करें, इस प्रकार से जो उनको मोबिलाइज करें कि वो विद्यालय पुनः जो है आना शुरू हो जाए। तो इस चिन्हांकन के साथ साथ हम जो है कि उनके नामांकन और फिर उसके बाद जो है उनके उपस्थिति और ठहराव पर जो है विशेष, वो आ गया स्कूल तक, मगर स्कूल के आने के बाद जो है उसका ठहराव जो है हो सके। तो हमको इसके लिए लगातार, हमको एक दिन लगातार हमको मोहल्ला बैठकों का आयोजन करना होगा। इसके लिए लगातार हमको चौपाल का आयोजन करना होगा। साथ ही साथ जो हाउस होल्ड सर्वे है, अब
हम जो कि हाउस होल्ड सर्वे करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो उस हाउस होल्ड सर्वे में या इसके अतिरिक्त जो हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों के पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करें, जब उनके साथ संवाद स्थापित करें, तो किस प्रकार से जो है कि संवाद स्थापित करें हम, उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं जो है कि बात करूंगा। तो हमारे पास उपकरण, जैसे अभी रंजीत जी ने बताया, तो व्हाट्सएप ग्रुप है। हम विद्यालय प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, अभिभावकों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उनको व्हाट्सएप ग्रुप के से जोड़ें, और जोड़ने के साथ ही साथ उनको समय समय पर हम जो है कि विभिन्न सूचनाएं दें, शिक्षण गतिविधियों की सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई जाए। उनके माध्यम तक जो है ई कंटेंट जो हमारा है, उस ई कंटेंट को हम जो अनुपस्थित स्थिति अध्यापक वो स्वयं भी संपर्क करें। जो बच्चे ऐसे हैं जो अनुपस्थित हो रहे हैं, लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं, उनको चिन्हित करें। में हम पिछले दिनों जो है कि फील्ड में गए और हमने जो है कि काफी देखा पाया, और ज्यादा समय नहीं लगा रजिस्टर से हमको ये जानने में, जो हमारे उपस्थित रजिस्टर है, कि उससे बच्चा कौन से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार अनुपस्थित हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं, जो क्रॉनिक एब्सेंटीज हैं, उनको पता लगाने में ज्यादा भी समय नहीं लगा। और उनकी एक हम पता लगाने के साथ साथ उनकी एक सूची बना लें, एक लिस्ट बना लें, और ऐसे बच्चों के अभिभावकों के साथ संपर्क करें और उसको प्रतिदिन इस विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। इसके लिए हमारे की एक और टूल है जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्व्यक्तिक। ये हमारे कई काम में आ सकता है। जिस प्रकार से हम हाउस होल्ड सर्वे जब करने जा रहे हैं, या हम उनके साथ जब संवाद स्थापित करने जा रहे हैं कि बच्चे को उनको मोबिलाइज करना है हमको, तो किस तरह से अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम किस तरह से करें। जैसे अभी मैं थोड़ा सा जो है कि आउट ऑफ इससे वे से अलग बात करूंगा कि अभी हम वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब है, और हमको ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, मास तक हमको पहुंचना था, इसलिए ये वन वे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, एक तरफा संचार कर रहे हैं। केवल और केवल जो है कि मैं बोल रहा हूं, मगर आपकी तरफ से कोई हमको जो है दूसरी तरफ से संचार नहीं हो रहा है। नो डाउट के कमेंट बॉक्स में जो है कि आप लोग अपना सवाल या उस तरह की बातें जो है जो आपको अच्छी लग रही होगी। ये जो हम कर रहे हैं इस समय, ये वन वे इंटरेक्शन है, एक तरफा संचार है। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो दो तरफा संचार होता है। ऐसा दो तरफा संचार जिसमें हम अपनी बात को कहते भी हैं, और जो समुदाय है या जिसके साथ भी हम संचार कर रहे हैं उसकी बातों को सुनते भी हैं कि आखिर समस्या क्या, कारण क्या है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। सिर्फ हम जो है कि उसको प्रेरित करने के लिए अपनी तरफ से बातें नहीं कहेंगे, उसकी भी हमको सुनना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है, ताकि हम कारणों का सही तरीके से पता लगा सकें। और जब कारणों को पता चल जाएगा हमको, तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी जो है हमारे पास रहेगा कि किस तरह से हम जो है कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको किस प्रकार से हम उनका चिन्हांकन कर सके सुनिश्चित, उनका नामांकन स्कूल में सुनिश्चित कर सके, और उनकी उपस्थिति किस तरह से सुनिश्चित कर सके। तो अंतर्वैयक्तिक संचार के माध्यम से हम दो तरफा संचार करके उनसे इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से पता लगा सकते हैं। और इसमें जो एक चरण होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, जो एक चरण होता है, वो आमतौर पे हम कहीं भी जाते हैं या किसी से भी संचार करते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, तो इस तरह की हमारे जो है कि कल्चर में, हमारी संस्कृति में ये हम डेली यूज करते हैं इस चरण को। जैसे गैदर अप्रोच की अगर मैं बात करूं, नीचे दिया हुआ है गैदर, ये एब्रिविएशन है। तो हम सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो अभिभावक अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, लोगों को नमस्कार करते हैं, और फिर जो है हम उनसे उनका हालचाल पूछते हैं कि है आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं क्या, इस तरह से। तो ग्रेट, और उसके बाद हम आस्क, और फिर उसके बाद हम टेल, यानी उनसे पूछते हैं कि अब आप अपना हालचाल बताइए, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ हैं, ये है। और तदुपरांत फिर हम जो है हम उनकी मदद की बात करते हैं, उनके हेल्प की बात करते हैं कि हम
अपने आने का कारण बताते हैं उनको कि हम इस वजह से आपके पास आए हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, वो आउट ऑफ स्कूल है या ड्रॉप आउट है या किन्हीं कारणों से वो स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं कर रहा है। तो हम उसको जो है कि ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं विस्तार से। और इसी दौरान जो है हम मोबिलाइज करने के प्रयास करते हैं। और जब जाने के होती है तो हम जाहिर सी बात है कि रिविजिट की बात जब हम कर रहे हैं तो जब जाने लगते हैं तो हम फिर ये कहते हैं कि ठीक है, अच्छा अब हम पुनः मुलाकात होगी आपसे। तो ये चीज हम हमारी संस्कृति में है, हम कहीं भी जाते हैं ये करते हैं। अगर हम इस गैदर अप्रोच को, गैदर स्टेप्स को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को चिन्हांकन करने में बच्चों के उनकी उपस्थिति के लिए, उनके नामांकन के लिए अगर ये उपयोग करें, इस प्रकार से हम संबंध बनाए समुदाय के साथ कि उनका विश्वास हमारे प्रति जो है हो सके। और उस विश्वास जब तक हमारे और समुदाय और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा संवाद नहीं होगा तब तक एक अच्छा विश्वास नहीं बन सकेगा। और जब तक अच्छा विश्वास हमारे और पेरेंट्स के बीच में नहीं होगा तब तक हम चिन्हांकन या उनके नामांकन या उपस्थिति और ठहराव के बारे में बात करेंगे तो हमको उस प्रकार से जो अचीवमेंट है, जो हमारा अचीव हम कर सकते हैं, वो अचीव करने में हो सकता है कहीं हमको दुविधा हो, कुछ कमी रह जाए। तो इसलिए जो है कि इन सारी चीजों को मोहल्ला बैठक करें आप, और व्हाट्सएप ग्रुप को बनाएं, और जब आप संचार करें तो दो तरफा संचार करें और उसको गैदर अप्रोच के माध्यम से जो है इम्प्लीमेंट करें। और इसके बाद जो है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमारे बीच में मौजूद हमारे वरिष्ठ श्री गुरमिंदर सिंह जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और अगली स्लाइड पर अपने प्रकाश डालें। धन्यवाद। थैंक यू फैजान जी। वो चीजें जो बात करने वाली है, हर आदमी आता है अपना सामान भी इस तरह चलता बनता है, उसमें से एक हम भी हैं। साथियों नमस्कार। मैं 2-3 बातें करूंगा आपके साथ। पहली तो ये है कि हम लोगों को सब लोग परिचित हैं और जानते हैं, शासन से एक आदेश भी गया था, राज्य परियोजना कार्यालय ने एक पत्र भेजा था कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे, यानी जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उस एज ग्रुप के 6 से 14 साल के बच्चे, उन बच्चों के साथ अगर हमको काम करना है, यानी उनके बच्चों के चिन्हांकन में जो काम करना है, उनके नामांकन में जो करना है, उपस्थिति में और विशेष प्रशिक्षण के लिए जो भी काम करने हैं, उसके लिए हम लोगों ने राज्य परियोजना कार्यालय से एक पत्र भेजा था। और संभावित है और उम्मीद करते हैं हम लोग सभी जगह पर नोडल शिक्षक, यानी प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी जाए। अपने आपस में से प्रधान अध्यापक भी हो सकते हैं, सहायक अध्यापक भी हो सकते हैं, हम आपस में तय कर लें कि किसी एक व्यक्ति को हम नोडल शिक्षक के तौर पे नामित कर लिया होगा, जो बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे चिन्हांकन करना है, नामांकन करना है, या जो निर्देश आए हैं इस संबंध में, उनको आपस में सर्कुलेट कर लें, जिससे कि उस स्कूल, उस बस्ती के जितने भी उस एज ग्रुप के बच्चे हैं, हम सभी बच्चों के साथ में मिलकर के एक सर्वे करेंगे जो का चिन्हांकन करना है, जो 6 से 14 साल के हैं लेकिन विद्यालय में नामांकित नहीं है, नामांकित हुए थे कभी, लेकिन वो नामांकन हुआ उनका, लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक उन्होंने पूरी नहीं की है। तो किसी शिक्षक को जिम्मेदारी इसलिए देने की थी कि कम से कम जितने भी इससे जुड़े हुए सारे काम है, क्योंकि एक काम नहीं है, चिन्हांकन एक काम है, उनके बाद उनका नामांकन एक काम है, उपस्थिति के लिए जो प्रयास करने हैं, और दूसरे विशेष प्रशिक्षण केंद्र जो संचालित करना है, उस विद्यालय स्तर पर संचालित करना है, उसके लिए वो एक नोडल शिक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जिम्मेदारी आप आपस में मिलकर तय कर लीजिए, वो बेहतर होता है। कौन व्यक्ति किस काम को करेगा, स्कूल मैनेजमेंट अपने आप में, स्कूल यूनिट ज्यादा बेहतर अच्छी तरह समझ सकती है
किनको करना है, कि प्रधानाध्यापक जी को करना है या अध्यापक को करना है, सहायक अध्यापक को करना है, ये आपके विवेक पर छोड़ा है। लेकिन हाँ, हर स्कूल से एक व्यक्ति नामित होना चाहिए जिससे आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्पेशल ट्रेनिंग या शारदा संबंधी कोई भी हम बातचीत करें तो वो उनके साथ कम्युनिकेशन हमारा बना रहे। दूसरी चीज आती है सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, मतलब घर जाएंगे, माँ बाप से बात करेंगे, कौन सा बच्चा आपका स्कूल जाता है, कौन सा नहीं जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो पिछले साल हम जो कर रहे थे सर्वे में जो सूचनाएं ली जा रही थी, आप लोग सब जानते होंगे कि भारत सरकार के बाद कुछ उसमें चेंजेस आए थे फॉर्मेट में, तो उसको हमको दोबारा करना पड़ा था। जो लास्ट ईयर थोड़ा सा हमारा काम को एक बार पहले सर्वे कर लिया, अपलोड कर दिया, फिर उसमें हमको दोबारा से सूचनाएं लेनी पड़ी जो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को करनी थी। डिटेल्स अभी रंजीत जी ने बताया था कि ऐसे धर्म हमने नहीं ले रहे थे, पहले मोबाइल नंबर नहीं ले रहे थे, माता पिता किसी या गार्जियन का एक का नंबर लेके हमारा काम चल रहा था। लेकिन क्योंकि भारत सरकार और हम काम हमको कुछ चेंजेस करने पड़े। दूसरा ये था कि शिक्षक को द्वारा या शिक्षा मित्रों को द्वारा, सभी साथियों के द्वारा जो भी सर्वे किया गया, उस सर्वे प्रपत्र को पहले सर्वे पर किया, सर्वे प्रपत्र भरने के उपरांत हमने उस प्रपत्र को अपने बीआरसी पे सबमिट कर दिया। बीआरसी पे सबमिट करने का मतलब था कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके पास इतना वर्कलोड आया कि जो सभी स्कूल का एक साथ डेटा आया और उनको वो अपलोड करने थे। अपलोड करने का मतलब है कि आपने एक बार कर दिया, फिर उसको चेंजेस भी किए। थोड़ा सा थकान भरा था, लंबा था, लेकिन उस एक काम था जो हम लोगों ने लास्ट ईयर किया। उसी को थोड़ा सा कोशिश की है इस बार कि एक शारदा ऐप तैयार किया गया है। उस शारदा ऐप में बेसिकली, क्योंकि जब आप पोर्टल पे काम कर रहे थे अभी तक, आप बीआरसी पे जा रहे थे, बीआरसी पे आप प्रपत्र लेके जा रहे हैं, जो कंप्यूटर वहां रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं उनके द्वारा वो माध्यम से किया जा रहा था। तो उससे उसका ये था कि एक व्यक्ति पर वर्कलोड ज्यादा था। पूरी बीआरसी का काम 1, 2 या 3 लोगों द्वारा किया गया, जिसमें से सूचना एक स्कूल से आधी आई, आधी छूटने का खतरा भी रहता है। जब आप एक चीज को दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं तो उसमें क्षरण होता है, थोड़ा बहुत उसमें गिरावट आती है कुछ चीजों में छूटने में। तो इस बार कोशिश ये है कभी इसी हफ्ते में शारदा ऐप आपको लाइव कर दिया जाएगा, उसके संबंध में निर्देश आपको दे दिए जाएंगे कि जिससे आसान होगा आप अपने ही स्कूल पे। फायदा क्या होगा कि जो मेरे द्वारा सर्वे किया गया तो मैं ही स्कूल में अपने लॉगिन आईडी से बैठ करके बच्चे का डेटा अपलोड कर सकता हूं। यानी मुझे उस सर्वे में भरे गए प्रपत्र को लेकर के अब मुझे स्कूल तक में ही कर लेना है, बीआरसी तक जाने की उतनी जरूरत नहीं होगी। एक दूसरा है कि आप लोग सब जानते ही हैं कि स्पेशल एजुकेटर जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे होते हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो 2 तरह के बच्चे हैं दिव्यांगजन, एक है जो स्कूल तक आ सकते हैं, एक है स्कूल तक नहीं आ सकते। जो स्कूल तक नहीं आ सकते हैं उनके लिए एक होम बेस्ड एजुकेशन की एक जिम्मेदारी है। वो आईडी के जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, स्पेशल एजुकेटर जो बेसिकली इसी काम के लिए हैं, वो लोग इसकी जिम्मेदारी को ले लें। हम 2 डिवीजन तो होम बेस्ड एजुकेशन में एक ज्यादा काम कर रहे हैं, देवी पाटन और गोरखपुर मंडल में, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और चीजों को पहुंचाया जाए जिससे उन बच्चों को हम ये चीजें उपलब्ध कराएं। सबसे मुश्किल और जरूरी काम आता है मेरे पास हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी। ठीक है, शिक्षक ने अपने सेवी क्षेत्र में सर्वे किया, फॉर्म भरा, बीआरसी पे सबमिट किया, तो भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने सर्वे स्कूल में किया और ऐप के माध्यम से ऐप में अपलोड कर दिया, उसके बावजूद भी खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो भी अपने दर्ज की गई सूचना है, उस सूचना को एक बार देख ले, विद्यालयों से सूचना आई है, किन विद्यालयों की सूचना नहीं आई है। आपके पास जो प्रेरणा लॉगिन आईडी है, उसी तरह से शारदा में सबके पास लॉगिन आईडी है। स्कूल के शिक्षक भी लॉगिन आईडी है, पोर्टल पे भी कर सकते हैं, ऐप भी कर सकते हैं। उसी तरह से खंड शिक्षा अधिकारी अपने खंड विकास खंड का लॉगिन आईडी से आप विद्यालय वार सूचना आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जितनी भी आपके ब्लॉक में विद्यालय है और जितनी भी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में सर्वे प्रॉपर तरीके से हो गया है, और सर्वे हुआ है तो क्या डेटा अपलोड हो गया है, अपलोड हो गया तो उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इस तीसरी जिम्मेदारी है इसमें खंड शिक्षा अधिकारी के बाद में हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिले में एक नोडल और की पर्सन है हमारे, क्योंकि उनके पास वीकली केवल अपना लॉगिन से ही चेक कर लें कि विकास खंड में 250 स्कूल है, 200 का डेटा आ गया है, इसका डेटा नहीं आया। तो उससे होगा क्या, किन्हीं कारणों से
किसी भी स्कूल का डेटा अपलोड नहीं हुआ है, उनके यहाँ टेक्निकल दिक्कत थी या कोई और दिक्कत थी, तो उसको रिजोल्व किया जा सके, क्योंकि इस आउट ऑफ स्कूल का मतलब एक बस्ती या 2 बस्ती से काम नहीं होने वाला, एक स्कूल 10 स्कूल से काम नहीं होने वाला। आउट ऑफ स्कूल तब तक हमारा रहेगा बच्चा जब तक हम समस्त बस्तियां यानी पूरे क्षेत्र को, विद्यालय के सेवी क्षेत्र को, ब्लॉक के सेवी क्षेत्र को और जब तक हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे, तब तक आप नहीं कह सकते कि मेरे यहाँ हाउस होल्ड सर्वे प्रॉपर तरीके से हुआ है, सभी बच्चे कवर हो गए हैं। उस एज ग्रुप के विद्यालय ना जाने वाले बच्चे हमारे अब इस पे, क्योंकि दूसरा इसमें जब हम पिछले बार भी कह रहे थे टारगेट नहीं हो सकता है, आप भी जानते हैं, ये टारगेट मतलब होता है बेसिकली कि हम कम से कम जो हमारे इंडिकेटर है एजुकेशन के, उस ब्लॉक के, उस एजुकेशन के, उसमें मुस्लिम ग्रुप्स हैं, एसटी एससी ग्रुप हैं, दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उन बच्चों का, क्योंकि जो रेशियो है, जो हमारा इतिहास बताता है, यानी पिछले 10 साल का यूडाइस डेटा हमको बताता है कि नहीं आपके यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट इतना है, ट्रांजिशन आपका 89-90%, इसका मतलब 10 से 11% बच्चे आपके बाहर हैं, यानी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो कक्षा 1 से 8 तक पूरी करनी चाहिए थे वो नहीं हुई है, क्योंकि इंडिकेटर हमारे बताते हैं, ठीक है 1 साल पीछे का बताते हैं, लेकिन हम बेस लाइन वो लेके चल सकते हैं कि 10 साल से हमारा इस एक 1 by 1 करके ये ट्रेंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिले में कहीं ना कहीं बच्चे, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हों, बालिकाएं हों, बालक हों, एससी एसटी मुस्लिम कोई भी हो सकते हैं, दूर दराज होने के कारण, स्कूल ना होने के कारण, पारिवारिक स्थिति के कारण बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया हो, छूट गया हो, या और कोई दूसरा कारण हो सकता है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को फायदा ही होगा, अपने कम से कम वीकली एक बार बस केवल पोर्टल पर लॉग करके अपना रिव्यू ही देख लेंगे, तो उससे बेहतर उनको समझ में आएगा कि नहीं इस ब्लॉक में थोड़ी सी मेहनत करके हम उसको 100% रिकवर, मतलब कोशिश करें कि उसको कवर कर लेंगे। जब तक वो कवर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं छूटने की संभावना हमारी रहती है। ये सारा काम जो हम करेंगे उसमें 2 ही मॉडल हैं। एक मॉडल है कि आप पोर्टल पे जाके कर सकते हैं, प्रपत्र लिया भरा स्कूल से, फिर आप पोर्टल पे अपने लॉगिन करिए। सभी शिक्षक अपना पोर्टल पे इस बार लॉगिन कर पाएंगे। लास्ट ईयर हम बीआरसी पे ही कर रहे थे, जो बहुत मुश्किल काम हो जाता है बीआरसी की टीम को भी और टीचर को भी, स्कूल से बीआरसी तक लेके जाना, फिर पता करना भाई मेरा अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, फिर अब उसमें कुछ मिसमैच हो गया तो उसको करेक्शन करना। तो बेहतर होगा टीचर अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है उनका सारा में वो आज में हो जाएगा, तो प्रेरणा पोर्टल पे लॉगिन आपका वही नंबर उस पे भी लॉगिन हो जाएगा, तो आप उसको लॉगिन कर अपनी सूचना को अपडेट कर सकते हैं, तो जो चेंजेस है वो कर सकते हैं, वहीं से सबमिट करते हैं। दूसरा इसमें एक और चीज है कि ब्लॉक लेवल पे केवल 2 ही काम होने हैं, जो स्कूल से टीचर्स द्वारा भरा गया है, यानी टीचर ने अपलोड कर दिया है, चाहे पोर्टल से किया या ऐप से किया, डेटा एक ही जगह पहुंचेगा दोनों जगह का, चाहे वो पोर्टल से जाए या ऐप से जाए, उसका सत्यापन करना है कि हाँ विद्यालय वार जितने बच्चे हैं इन्होंने दिया है। सत्यापन क्या करना है कि जो सूचना है एज पर फॉर्मेट, एज पर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, जो सूचना स्कूल द्वारा भरी गई है, सूचना मतलब आउट ऑफ स्कूल बच्चे की जानकारी जो भरी गई, उस जानकारी में जो उनका नामांकन है उसका सत्यापन करके आपको ये तय करना है कि मुझे किस किस स्कूलों में, किन किन विद्यालयों में हमको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कितने बच्चों के लिए आवश्यकता है, तो आप वहां पर इसको आप वेरीफाई करेंगे या सत्यापित करेंगे। तीसरा एक और भी चीज है जो है कि क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए मटेरियल उपलब्ध कराना है आपको, स्पेशल ट्रेनिंग देना तो उसको टीचर्स को ट्रेनिंग करना है आपको, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग करने के लिए, विषय प्रशिक्षण देने के लिए बेसलाइन सर्वे असेसमेंट कि उस ब्लॉक में उस जो बच्चे हैं वो किस लेयर के ज्यादा, यानी कि अधिगम स्तर उनका कितना है, सीखने सिखाने की जो वो उसकी क्या स्थिति है, तो वो आप ब्लॉक स्तर पे बैठ के आराम से जान पाएंगे। इसका यूज करिए, अगर कोई समस्या आती है उसके लिए बिल्कुल समस्या के लिए आएगी, जब आप काम करने जाएंगे छोटी छोटी जो समस्याएं आएंगी तो उसके लिए निदेशालय हमेशा आपके साथ है। और दोनों पोर्टल पे और शारदा ऐप पे कहीं पर भी आप डेटा भरिए, दोनों जगह का डेटा भरा हुआ एक ही जगह जाएगा, एक ही जैसा दिखेगा। तो पोर्टल आपने क्योंकि लास्ट ईयर यूज किया है, अब sarda.up.in के नाम से है, और शारदा ऐप करके, क्योंकि पुराना वर्जन है अभी वैसे डला हुआ गूगल प्ले पे, लेकिन वो जल्दी ही नया वर्जन आज या कल हो जाएगा, 24 घंटे, कल किया है तो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, तो आपको नया वर्जन शारदा ऐप का मिल जाएगा। sarda.up.in से आप कर सकते हैं, टीचर लॉगिन में जाइए, आपको लॉगिन मिल जाएगा, तो आज या कल में लॉगिन भी तैयार हो जाएगा आपका। मैं शारदा जिस तरह से काम कर रहा है, जो हम लोगों ने अभी तैयार कर लिया, टेस्ट कर लिया, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है
उस मोबाइल नंबर के साथ आप अपना लॉगिन आईडी करेंगे। लॉगिन आईडी मतलब कि जो मोबाइल नंबर इसमें डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा कोई अपना पिन बना लीजिए। इसमें ओटीपी का नहीं है, आप अपने मोबाइल से अपना कोई पिन तैयार कर सकते हैं। आपने कोई नंबर डाला 7800728648 नंबर डाला, आपने 1234 या 0000 करके आपने डाल लिया, उसको आप कंफर्म करेंगे। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो वो कहेगा ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब इसमें आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे आप करेंगे तो जिस स्कूल से का नंबर आपका मोबाइल से लॉगिन करेंगे क्या उपस्थिति और बाकी सवाल उसमें सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। कुछ इस तरह से आएंगे कि आप विद्यालय आपके ये आ जाएगा। जैसे आगे चलेंगे उसमें अभी रंजीत जी भी बता रहे थे कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन नामांकन एक इशू है। दूसरा है कि बच्चे का मूल्यांकन मतलब बेसिकली है कि जो बच्चा स्कूल में आया 9 साल का है, 10 या 11 साल का बच्चा है, उसके अनुसार ये जो फायदा ये हो कि आप ये पता कर पाएंगे कि मेरी जो स्पेशल ट्रेनिंग उन बच्चों का सिखाने का स्तर है वो किस स्तर पे है, हमको कहाँ से मेहनत करके लेके चलना है, कौन सी कंडेंस बुक उनको उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे मूल्यांकन के अनुसार उनको हम शिक्षा देना शुरू करें, यानी उनके साथ पढ़ना पढ़ाना का जो क्रिया है उसको शुरू करें। और तीसरा जो रंजीत जी बताते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक जनपद से दूसरे जनपद अगर जाता है, स्टेट से अगर बाहर जाएगा तो यहाँ कैसे जिस स्कूल से लॉगिन होगा उसका 3-4 चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी। सत्र फिक्स है, जिला बलिया आ गया है इसमें, जैसे मान लीजिए क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल है, नवानगर का ब्लॉक है इसमें, और न्याय पंचायत है। पंचायत का पंचायत आपको चुननी है, उसमें उस न्याय पंचायत में वो पंचायत आ जाएगी। बस आपको मजरा बच्चे का, क्योंकि मजरे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी, पूर्वा भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो अपने ऊपर नहीं लिखना है कुछ, सेलेक्ट होगा पिता, माता या अभिभावक, क्योंकि 2 मैंडेटरी हैं इसमें। जरूरी नहीं है तीनों मैंडेटरी नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा, तीसरे में आपको भरने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे का वो जो पता है, और घर का पता भी 115 रमेश नगर है, 100 बस्ती पूर्वी बस्ती 2 का घर है, उस हिसाब से उनके घर का पता रखेंगे। एक मोबाइल नंबर जो माँ बाप का है, जैसे आप उसमें भरेंगे वो तुरंत बता देगा अगर आप गलत भरेंगे तो कि आपका मोबाइल नंबर वर्केबल नहीं है, यानी कि आप गलत सूचनाएं भर रहे हैं, तो वो नंबर काम कर रहा है तो वो बैकएंड से आपको बता दे वो ठीक है, नंबर भरा गया है। उसके बाद बालक बालिका का बेटा है बेटी है वो भरेंगे। आयु में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा, मतलब 6 से 14 साल तक जो भी है। दिव्यांगता जो रंजीत जी बता रहे थे उसमें 21 कैटेगरियां दी गई हैं, तो जैसे आप करेंगे बालक दिव्यांग है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल के आ जाएगी, आपको लिखना नहीं, उसमें केवल टिक करना है। उसी तरह से सामाजिक वर्ग है, तो क्लिक करेंगे सिंपल से लिख के नीचे आ जाएगा कि आप सामान्य हैं, अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से, मतलब जो 4-6 दिए गए हैं। उसी तरह से धर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें हमारे जो भारत में जो मुख्य धर्म है वो सारे धर्म इसमें लिस्टेड है, ऐसा कोई उसमें है नहीं कि नहीं हो। तो लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में तो मैक्सिमम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब उसमें जुड़ा हुआ, तो आपको केवल क्लिक भर करना है। अब दूसरा आता है कि बच्चे का चिन्हांकन यहाँ तक हुआ। अब नामांकन की बात आती है कि क्या विद्यालय में कभी नामांकन हुआ था? मान लीजिए 7 साल का बच्चा है, वो पहली बार आ रहा है तो नहीं हुआ। अगर विद्यालय में नामांकन नहीं हो तो नहीं पे करेंगे, अगर हाँ पे करेंगे तो पूछेगा भाई अगर नामांकन था तो कितने दिन से वो ड्रॉप आउट था, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और उसके फिर एक कारण होगा। किसी के भी स्कूल ना आने का कोई ना कोई कारण होगा, चाहे उसमें 21 कारण दिए गए उनमें से कोई एक कारण आपको चुनना है, कोई भी एक कारण हो सकता है। जैसे अपने घर का काम है, कचरा देना, घरेलू नौकर, ईंट भट्टे पे काम करना, गैराज पे काम करना, ये ढाबे पे काम करना, छोटे भाई बहन की देखभाल करना, पढ़ाई में कठिनाई, और सारे उसमें घुमंतु हैं या दूसरे कोई कारण हो सकते हैं, तो वो उसमें लिखे हुए बकायदा। विद्यालय में नामांकन की कक्षा, क्योंकि पिछली बार हमने 2 बार काम किया था, ये पहले हमने नामांकन, पहले किया हमने चिन्हांकन, फिर हमने कहा नामांकन अपडेशन, एक वर्ड सुना होगा आपने पिछली बार खूब जोर शोर से, तो ये था कि हमने पहले आपका चिन्हांकन किया, अब नामांकन के लिए जा रहे हैं तो अपडेट कर रहे हैं।
यहाँ पर आपको एक साथ ही दोनों काम होते जाएंगे आपके, कि अपने बच्चे का चिन्हांकन किया, अपने स्कूल में नामांकन किया उनका, तो किस कक्षा में किया, यूडाइस कोड ऑटोमेटिक ले लेगा, उसको आपको भरना नहीं है, स्कूल का नाम खुद ही ले लेगा। एसआर नंबर, जो भी आप उनको एसआर नंबर बच्चे को अलॉट करेंगे वो नंबर इसमें भरा जाएगा। यूनिक आईडी आपको नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएगा अपने आप। जैसे ही आप बच्चे का डिटेल भर के सबमिट करेंगे, किसके द्वारा सर्वे किया गया वो भरेंगे, तुरंत वो अपने आप उसको एक यूनिक आईडी नंबर दे देगा, जो वो यूनिक आईडी पूरे प्रदेश में किसी भी दूसरे बच्चे से मैच नहीं करेगा। यानी कि एक बच्चा एक यूनिक आईडी उसको मिल जाएगा। ये नीचे इसमें एक चीज और दी गई है, किसके द्वारा सर्वे किया गया है। अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग के द्वारा किया गया है, किसी दूसरे ने किया है, क्योंकि रंजीत जी बता रहे थे, हम संस्थाओं के लेबर डिपार्टमेंट का सहयोग ले रहे हैं, आईसीडीएस का सहयोग ले रहे हैं, पंचायती राज का ले रहे हैं, गैर सरकारी संस्थाओं का ले रहे हैं, सुरक्षित करेंगे। तो ये डेटा आपको साथ के साथ दिखना चाहिए। पर वैसे मुझे यह है कि रात को अपडेट करते हैं इसको, आपको अगले दिन क्लियर कट दिखने लगेगा कि आपने 10 बच्चों का डिटेल चढ़ाया है और वो डिटेल ये है। अगर किसी में कोई भूल हुई है तो उसको अपडेट, क्योंकि बीआरसी उसको वेरीफाई कर देगी। अब बच्चे का किसी बच्चे का नाम से, तो वो फिर हमारे पास बच्चे का डिटेल इस तरह से खुल के आ जाएगा, जो मेरे और आपके द्वारा भरा गया। जैसे बच्चे पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि बच्चे का ये नाम है, उसकी माता का नाम, विभाग जरूरत नहीं थी क्योंकि 2 हो चुके थे, मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है, कक्षा है, यूडाइस कोड है, एसआर नंबर लोड हो गया, यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली आएगा, वो आपको करना नहीं है। उसके बाद उनको आप सुरक्षित कर दें। तो इससे क्या होगा, बीआरसी से स्कूल तक जाना, वो उसमें जो समय लगेगा वो आपका समय इसमें बचेगा। पहली चीज, जो करेक्शन करना है, डेटा को देखना है, एंश्योर होना, देखिए हो गया कि नहीं हो गया, जो मैंने सर्वे करके दिया था बीआरसी पर वो क्या दर्ज हुआ है पोर्टल पे, नहीं, वो बीच की जो दूरी है उसको ये ऐप कम करने में आपका सहयोग करेगा। और आपको बहुत उससे फायदा ये होगा कि आपका अपना काम अपने कंट्रोल में रहेगा। आपने किया है, आपने वह सर्वे किया, अपलोड कर दिया है, और आपके सामने वो। अब इसमें एक मूल्यांकन बता रहे थे, मूल्यांकन करना है, किसको करना है, कैसे करना है, किसको पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना आता है, ये दुनिया भर के सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं, बच्चे के दिमाग में भी हो सकते हैं। तो आप बच्चे की कक्षा चुनेंगे, मान ली कक्षा 3 का बच्चा है, तो 3 का जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 4 बच्चे कक्षा 4 में, भैया हिंदी है। देखिए, किसी भी चीज का विशेष प्रशिक्षण का मतलब यह है कि उस कक्षा में तो 3 साल कहां से शुरू करें, ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तो तब तक। दूसरा इसका एक फायदा ये होगा कि आप जब शुरू में कर रहे होंगे उस बच्चे का असेसमेंट, और जब बच्चे के सीखने के समय आपको पता रहेगा कि इस रफ्तार से हम यहाँ शुरू किया था और यहाँ तक पहुंचे हैं। वो शब्द नहीं पढ़ पाता था, वाक्य पढ़ रहा है और मात्राएं पहचान पा रहा है, पूरी तरह से करते जाएंगे, सबमिट कर देंगे हम इसको। इसमें एक और है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए जब आप एक मूल्यांकन की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अब है विद्यालय से स्थानांतरण, जो अभी रंजीत जी भी कह रहे थे कि बच्चा किसी एक जिले से दूसरे, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल में एक बड़ी संख्या है बच्चों की जो परिवार एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं। उन काम पे जाने बच्चे साथ जाते हैं। बच्चे अगर साथ जाएंगे तो इसका मतलब बच्चा यहाँ अभी बस अभी काम शुरू हो जाता है, जहाँ अलग अलग इंडस्ट्री में कहीं पर जो कच्ची इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए मजदूरी बच्चे किया। अच्छी संख्या है, आप लोग सब जानते हैं स्कूल रेडियस में, वहां पर बच्चा यहाँ से पढ़ के गया है, तो इस सर्टिफिकेट का असर होगा उस नए वाले स्कूल में शिक्षक की, ये बच्चा हमारे सिस्टम पढ़ के आया है, मेरा स्कूल हो उसमें
सरकार को बेनिफिट मिल जाएगा, एक जिले से दूसरे जिले भी जाते हैं, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भी जाते हैं, वो एक आसानी होगी बच्चे को बताने के लिए मैं पढ़ता था और अब मैं यहाँ पर मुझे इतना आता है और इतना नहीं आता है। तो 3-4 चीजें हैं। पहला है जो सर्वे करना है, वो एक बड़ा काम है। दूसरा है उस सर्वे में जो सूचना एकत्र की गई है उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड की जाए। क्यों? क्योंकि उस सूचना के आधार पे ही हम लोग को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पैसा मिलेगा, उसी सूचना के आधार पे हम सारे काम कर पाएंगे। और जब सर्वे के बाद जब डेटा अपलोड करते हैं, इसके बाद सबसे मुश्किल काम था वो था कि डेटा को फिर अपडेट करना। और कोशिश है कि ऐप के माध्यम से आपका डेटा आप स्कूल स्तर से ही अपलोड कर सकें, उसको करेक्शन कर सकें, उसको ठीक कर सकें। स्लाइड को बंद कर, स्लाइड ही रुक गई। तो अब तीसरा काम जो होगा, क्योंकि आउटपुट जो है, देखिए सिंपल सी बात है, स्कूल ने जो एंट्री की, जो भी डेटा भरा, वो डेटा ब्लॉक पे दिखना चाहिए। ब्लॉक पे दिखेगा तो आपके खंड शिक्षा अधिकारी को आसान होगा अपने ब्लॉक के स्ट्रेटजी तैयार करने में, अपने स्कूल को जो मटेरियल देना है उनको देने में, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में जो टीचर्स को का ट्रेनिंग करना उसको ट्रेनिंग करने लगेगा। सेम डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि किसी भी काम को लेते हैं क्योंकि उसके बिहार पे हमको पैसा का, चाहे राज्य सरकार दे चाहे भारत सरकार साथ मिलके दे, दोनों को मिलकर के पैसे का हमको जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए। जो किताबें उपलब्ध कराना है, मटेरियल उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए हम प्रॉपर डेटा को अपलोड करें। और प्रॉपर डेटा अपलोड करने से बेहतर ये होगा क्योंकि इससे हमारा पता है हमें मेरे एरियास में, मेरे जिले में, मेरे ब्लॉक में, मेरे प्रदेश में इतने बच्चे हैं जो जिनको हमको इस बार आउट ऑफ नामांकित किया है, उनको नामांकित किया है, उनका बेसलाइन असेसमेंट किया है हम लोग, उनका स्पेशल ट्रेनिंग देना है। एक चीज और है, मैं चंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, चंदन जी, क्योंकि इसमें एक ही इशू जो आएगा आप लोग हम लोग के साथ में, वो ये है कि अब ऐप तो मैंने बता दिया कि ऐप है, अब ये ऐप मैं यूज कैसे करूंगा, मैं ऐप तक कैसे पहुंचूंगा, ये एक बड़ा सवाल है। पोर्टल तो ठीक है, बच्चों से मैंने बच्चों को कहा कि शारदा ऐप लीजिए भैया, शुरू कर लीजिए, लेकिन शुरू आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मैं चंदन जी को कहूंगा, जो आपको बताएंगे कि है और क्या क्या हमको इसमें करना है। धन्यवाद गुरमिंदर जी। मैं सबसे पहले तो आप लोग के पास अभी शारदा ऐप हम लोग की तरफ से बताई जाएगी, वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध होगी, जैसे आपके पास बाकी ऐप रहती है, निरीक्षण की ऐप है और प्रेरणा शिक्षक ऐप है, ये सारी ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ये लाइव होगी आप लोगों को एक मैसेज, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप शारदा डालेंगे तो वहां से आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप लोग ये इंश्योर कर ले कि सभी टीचर्स और जो स्पेशल एजुकेटर्स हमारे हैं, नोडल ऑफिसर्स जो बनाए गए हैं, उनका नंबर प्रेरणा पोर्टल सबसे जरूरी है। बिकॉज अगर आप शारदा ऐप डाउनलोड करेंगे, अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड और वेरीफाइड नहीं होगा तो आप उस ऐप पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा कॉल सेंटर का नंबर है 1800 इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 1800 ये हमारा कॉल सेंटर का नंबर है। इस पे आप कॉल करके अपना नंबर को रजिस्टर करा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एक बार ये आपका नंबर वेरीफाई और रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आप शारदा ऐप जब डाउनलोड करेंगे, आप इस नंबर से लॉगिन करेंगे, आप अपना एक मनचाहा पासवर्ड डाल के इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद की जो पूरी प्रक्रिया गुरमिंदर जी ने आपको बताई थी कि उसमें जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, सर्वे का फॉर्म अवेलेबल है, सर्वे की रिपोर्ट्स अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको उस ऐप के अंदर मिलेंगी। वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है। जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, उन सभी मैंडेटरी फील्ड्स को किस तरह से भरना है, उसको उसकी एक यूजर मैनुअल और एक वीडियो और उस मैनुअल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फील्ड्स को भरने के लिए क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। तब तक जब आप निरीक्षक रिपोर्ट सर्वे करने जाएंगे
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक चीज वो करनी होगी, जब भी आप सर्वे फॉर्म भरेंगे तो उसको सेव एंड सबमिट करेंगे। सेव एंड सबमिट करने से पहले ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप एक नेटवर्क जोन में हो, आपके फोन में इंटरनेट अवेलेबल हो, ताकि ये ना कि आपने फॉर्म कर दिया लेकिन सिंक नहीं हुआ, आपके द्वारा भरी गई सारी इंफॉर्मेशन चली गई है या खो गई है, किसी कारणवश सेव नहीं हो पाई। तो जब भी आप सर्वे कंप्लीट कर लें, बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन भर दें, उसके बाद उसको सेव एंड सबमिट कर दें, और ध्यान रहे कि वो फॉर्म जो आपने सबमिट किया है वो सर्वर पे सिंक हो गया है। ये 5-6 चीजें जो हैं ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान देने वाली चीजें। आप सर्वे करेंगे तो उसमें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको गुरविंदर जी। थैंक यू चंदन जी। इसमें बस एक आखिरी अनुरोध ये है कि जो भी इस संबंध में कोई भी परेशानी आती है अपने जिले में, जो आपका सामुदायिक सहभागिता के डिस्ट्रिक्ट जिला समन्वयक हैं, उन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि उसके आधार पे जो भी सूचनाएं हमारे पास आएंगी, जो भी क्वेरीज आएंगी, आप ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे देखिए आप मेहनत करेंगे और हम उसको सपोर्ट करेंगे। जहां भी टेक्निकल की जरूरत पड़ेगी या दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो सब हम आप में हमने अपने गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, अपने राज्य में जो 6 से 14 साल के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम शारदा प्रोग्राम पिछले 3 साल से 2019 से चला रहे हैं, 4था साल शुरू हो जाएगा। तो हम जो शारदा का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स हैं, जो एजुकेशन की जो हमारी पैरामीटर्स हैं, जो उनपे हम गैप में कहीं है, हमारे बीच में कमी, चाहे हम सब मिलकर हो सकता है कहीं ना कहीं हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, मेनस्ट्रीमिंग करने की कोशिश करेंगे सभी के लिए। फिर माधव से क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर जी। तो आज के इस सत्र में हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही बढ़िया से, बड़े बारीकी के साथ शारदा कार्यक्रम के हर एक पहलू पर प्रकाश डाला, आप लोगों को अवगत कराया। और मैं समझता हूं कि काफी कुछ शारदा कार्यक्रम के बारे में, शारदा कार्यक्रम को कैसे आगे हम ले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों का समाधान कैसे करेंगे, के बारे में काफी स्पष्टता हो गई होगी। जैसा कि गुरविंदर जी ने बताया कि हम जल्द ही शारदा मोबाइल लाइव करने वाले हैं, प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो जाए। उसके बाद हमारा प्रयास ये होगा कि हम पुनः आप सबों के साथ एक बार जुड़ेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो एक बार नहीं, हम कई बार आपके साथ जुड़ेंगे, और न केवल जुड़ेंगे बल्कि जुड़े रहेंगे हमेशा। अब भी जुड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम और आप सब मिल करके, जिस तरह से हमने गत वर्ष के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया है, इस साल भी हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, और आउट ऑफ स्कूल बच्चे शिक्षा के मौलिक अधिकार से अभी तक वंचित हैं, उन्हें उनका हक दिलाने में हम कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आज का यह सत्र समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।